नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। गुजरात में चुनावी गदर गति पर है तो हिमाचल की हवा का सियासी पारा भी हाई है। दो राज्यों के दंगल को 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ इस चुनावी अग्नि परीक्षा को पास करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है, तो दूसरी ही तरफ दोनों राज्यों के पॉलिटिकल वॉर में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। बीजेपी दोनों राज्यों की सत्ता पर बरकरार रहने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो कांग्रेस ने भी कमबैक के लिए कमर कस ली है। क्या फिर से गुजरात और हिमाचल में कमल खिलेगा या पॉलिटिकल वॉर में इस बार पंजा हावी रहेगा? क्या दो राज्यों के चुनावी दंगल में चलेगा केजरीवाल का झाड़ू? इन सवालों के लिए 8 दिसंबर का इंतजार करना होगा, लेकिन रिजल्ट से पहले प्रचार प्रसार का दौर परवान पर है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में चुनावी अभियान परवान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में विजय संकल्प रैली को संबोधित करने पहुंचे। पहले सुरेंद्रनगर, फिर सोलन में प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल की जनता को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने रक्षा सौदे में दलाली खाई है। वहीं बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए यह भी कहा कि 12 नवंबर को पड़ने वाला एक एक वोट हिमाचल की अगले 25 साल की विकास यात्रा को तय करेगा। आज के युवा तो ये भी नहीं जानते होंगे कि आजादी के बाद देश का पहला घोटाला कांग्रेस ने रक्षा क्षेत्र में ही किया था। तब से लेकर जब तक कांग्रेस की सरकार रही, तब तक उसने रक्षा सौदों में जमकर दलाली खाई, हजारों करोड़ के घोटाले किए। 2017 में कांग्रेस की सरकार ना बनाकर भाजपा को सेवा का मौका देकर हिमाचल के लोगों ने इस देश भूमि की रक्षा करने का काम किया है। अगर हिमाचल के लोगों ने भाजपा को सेवा का मौका नहीं दिया होता तो आज 9 लाख नए घरों में नल से जल नहीं पहुंचता। भाइयों, अगर हिमाचल के लोगों ने हमें सेवा का मौका नहीं दिया होता तो यहां की लाखों रसोइयों में उज्ज्वला का सिलेंडर नहीं पहुंचता। अगर हिमाचल के लोगों ने भाजपा को सेवा का मौका नहीं दिया होता तो आयुष्मान योजना और हिम केयर योजना के तहत 4 लाख लोगों को मुफ्त इलाज नहीं मिलता। अगर यहां 2017 में भाजपा सरकार नहीं बनती तो अटल टनल का काम शायद वहीं अटका लटका पड़ा होता, वो काम कभी पूरा नहीं होता। साथियों, आज अटल टनल से हमारी योजनाओं को भी फायदा हो रहा है। भाजपा जो संकल्प लेती है उसकी सिद्धि करके दिखाती है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प लिया था ना? पूरा किया कि नहीं किया? भाजपा ने राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया था और वो निर्णय भी इसी हिमाचल की धरती में, पालमपुर में भाजपा की वर्किंग कमेटी में निर्णय किया गया था। भाइयों, इसी देवभूमि में निर्णय किया गया था। आज राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बताइए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसे नहीं, जरा जोरों से बोलिए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वादा निभाया कि नहीं निभाया? वचन पूरा किया कि नहीं किया? साथियों, हमारे देश में जो छोटे छोटे राज्य हैं वहां भी अस्थिर सरकारों का लंबा दौर रहा है। छोटे राज्यों ने इसका बहुत नुकसान उठाया है, लेकिन बीते वर्षों में हमारे पड़ोस में उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, अनेक ऐसे छोटे राज्य, उन्होंने अब स्थिर सरकार की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया है और पूरी तरह
सरकार को दोबारा लाना और भाजपा सरकारें आज छोटे राज्यों में दोबारा जीत करके आ रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी यही परंपरा हो गई थी, वहां के लोगों ने रिवाज बदल दिया, उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की दोबारा सरकार ला दी। स्थिर सरकार में विकास भी तेज होता है और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही के प्रति भी सरकार गंभीर रहती है। दुनिया में पहले कोरोना के कारण और फिर लड़ाई के कारण खाद के दाम, फर्टिलाइजर के दाम कई गुना बढ़ गए, लेकिन डबल इंजन सरकार ने किसान पर बोझ नहीं पड़ने दिया। आज यूरिया की एक बोरी हमें बाहर से लाना पड़ता है, विदेशों से हमारे किसानों के लिए लाना पड़ता है। एक बोरी हम 2000 रुपये में लाते हैं, लेकिन हमारे किसानों को कितने में देते हैं? 2000 की यूरिया की बोरी मेरे किसानों को 270 रुपये से भी कम रुपयों में दी जाती है। 2000 से लाना और 270 से भी कम में देना, ताकि मेरे किसान के सर पर बोझ न पड़े। और करीब करीब 1700-1800 रुपया ये बोझ सरकार खुद उठा रही है। कुछ लोग 100 रुपये की भी अगर छूट देंगे ना, तो 1000 रुपये का विज्ञापन छपवा देते हैं। ऐसे लोगों से भी हिमाचल के लोगों को सतर्क रहना है साथियों। तो चुनाव पहाड़ों का दिलचस्प होता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में रैली करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृतसर के डेरा ब्यास गए, जहां पर उन्होंने ब्यास स्थित राधा स्वामी सत्संग के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा कई मायनों में अहम बताया जा रहा है। दरअसल डेरा ब्यास का पंजाब के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी काफी असर है। राधा स्वामी डेरे का पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में खासा महत्व है और इसके अनुयायी देश विदेश तक फैले हैं। ऐसे में आपको हिमाचल कनेक्शन के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। राधा स्वामी डेरे की स्थापना 1891 में हुई थी। बाबा जयमिल ने की थी इसकी स्थापना। धर्मशाला के पालमपुर में डेरा ब्यास का सबसे बड़ा आश्रम है। सोलन में भी डेरा ब्यास का आश्रम है और आश्रम में पूर्व और मौजूदा मुख्यमंत्री हाजिरी लगाते रहते हैं। धर्मशाला और सोलन में सीएम जयराम ठाकुर जा चुके हैं। कई मौकों पर मुख्यमंत्री डेरा ब्यास की तारीफ कर चुके हैं। विधायक और नेता भी डेरा के आश्रम में जाते हैं। हिमाचल में 5 लाख से ज्यादा डेरा ब्यास के फॉलोअर्स भी रहते हैं। आइए अब आपको यह भी बता देते हैं कि डेरा का कौन कौन से नेता और कब कब परिक्रमा लगा चुके हैं। अप्रैल 2022 में जयराम ठाकुर ने डेरा की परिक्रमा की थी। 2001 में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इसका दौरा किया था। 2014 में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी भी डेरा गए थे। 2016 में राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर भी डेरा गए थे। 2017 में सुखबीर सिंह बादल भी परिक्रमा लगा चुके हैं। 2019 में नितिन गडकरी और मोहन भागवत भी जा चुके हैं डेरा। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख के नजदीक आने के साथ साथ सूबे में सियासी हलचल बढ़ने लगी है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज मैदान में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 जनसभाओं को संबोधित किया तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर में रैली करने पहुंचे। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर वार किया तो डबल इंजन की सरकार के फायदे भी जनता को बताए। मैं तो बचपन से ही छात्र की राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैंने दिन देखे हैं, आप लोगों ने कितने सपने सजाए, ये पुल निकालो, वो पुल निकालो, ये सड़क निकालो, यहां ये हो जाता तो वो हो जाता, वो हो जाता तो ये हो जाता। हम सपनों के महल बनाते रहे, पूछने वाला कोई नहीं आया।
तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और कांग्रेस ने इसे हिमाचलियत और हम कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र 2022 का नाम दिया गया। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन के मुद्दे को सबसे पहले रखा है और इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 10 गारंटी दी हैं। वो कौन कौन सी 10 गारंटी हैं जो मैनिफेस्टो में सामने आई है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा सामने रखा गया। कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख रोजगार की बात की गई। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का जिक्र किया गया है। 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा भी किया गया है और बागवान तय करेंगे फलों की कीमत। ये भी बड़ी बात मैनिफेस्टो में शामिल की गई। युवाओं के लिए 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड। हर विधानसभा में खुलेंगे 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल। मोबाइल क्लिनिक से हर गांव में मुफ्त इलाज होगा। पशुपालकों से हर दिन खरीदेंगे 10 लीटर दूध। 2 रुपए किलो में होगी गोबर खरीद। ये 10 बड़े पॉइंटर्स हैं घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो में शामिल किए गए, जिसका आज ऐलान किया गया। भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन हम देंगे। जो नौकरियों में जो है धांधली थी, पर्चे लीक हो रहे थे, उन सब की व्यवस्था के लिए कड़ाई से व्यवस्था की। खेती और बागवानी के लिए आयोग बनेगा और उस आयोग से तय होगी कीमतें। डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन तीनों को बढ़ाया जाएगा। हर घर में 4 गायों तक की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी। पशु चारा के लिए विशेष अनुदान मिलेगा जो फॉडर है। नई पर्यटन नीति हमने बनाई है। स्मार्ट विलेज की नीति और टैक्सी सेवा पर्यटन का अभिन्न अंग है। टैक्सी वालों को हम बहुत राहत देने वाले। यहाँ टैक्सी सर्विस यूनियन जो है उनसे, क्योंकि हमने जो घोषणा पत्र तैयार किया है इस सब की सलाह लेके किया, तमाम वर्गों की सलाह लेने के बाद इसको तय किया है। तो उसमें उन सबके लिए सुविधाएं हमने दी हैं। तो भारत 24 हिमाचल प्रदेश की हर सीट का विश्लेषण आपको दिखा रहा है और ये विश्लेषण चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर कुमार गणेश ने भारत 24 के लिए किया है। तो आज हम आपको हमीरपुर ऊना जिले का विश्लेषण दिखाने वाले हैं। आपको ये भी बताएंगे कि किस सीट पर हालात क्या है, लेकिन सबसे पहले हमीरपुर जिले की बात करेंगे। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में कुल 5 सीटें आती हैं, लेकिन डॉक्टर गणेश का विश्लेषण ये कहता है कि बीजेपी 2 सीटों पर अपना दबदबा बनाएगी और कांग्रेस की पकड़ ज्यादा मजबूत 3 सीटों के साथ नजर आने वाली है। लेकिन हमीरपुर में कौन कौन सी सीटें हैं, इन सीटों का विश्लेषण क्या कहता है, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात भोरंज की करते हैं, जहां पर बीजेपी का दबदबा दिखेगा। सुजानपुर में कांग्रेस की पकड़ मजबूत रहेगी, तो हमीरपुर में बीजेपी, बड़सर में कांग्रेस, नादौन में भी कांग्रेस। और आइए अब सीटवार विश्लेषण हम कर रहे हैं, जिसमें अब बात करेंगे भोरंज की। यहां पर बीजेपी का ये मजबूत गढ़ है और पिछले 32 सालों से बीजेपी का यहां पर दबदबा है। पहले आईडी धीमान और उसके बाद उनके बेटे अनिल धीमान यहां से विधायक बने, तो कांग्रेस ने सुरेश कुमार को मैदान में उतारा है। अगली सीट है सुजानपुर। कांग्रेस ने वर्तमान विधायक राजेंद्र सिंह राणा को मैदान में उतारा। साल 2017 में राजेंद्र सिंह राणा ने बीजेपी के प्रेम सिंह धूमल को हरा दिया था। बीजेपी ने कैप्टन रिटायर्ड रणजीत सिंह को टिकट दिया है। बीजेपी और कांग्रेस में यहां कांटे की टक्कर है। अब बात हमीरपुर की, क्योंकि बीजेपी ने साल 2017 के विधायक का टिकट यहां से काट दिया है। नरेंद्र ठाकुर पर भरोसा जताते हुए बीजेपी ने उन्हें कैंडिडेट बनाया। बीजेपी का मजबूत गढ़ है हमीरपुर। 2007 के बाद बीजेपी लगातार यहां से जीतती रही है। अब बड़सर की बात। ब्राह्मण वोटर्स का बोलबाला वाला क्षेत्र है बड़सर। पिछले 5 दशक से ब्राह्मण विधायक यहां बनते रहे हैं, चुने जाते रहे हैं, तो बीजेपी ने माया शर्मा को यहां से टिकट दे दिया है। साल 2017 में कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा जमाया था। अब नादौन का भी विश्लेषण आप देख लीजिए, जहां कांग्रेस ने वर्तमान विधायक को ही टिकट दे दिया। चुनावी मैदान में सुखविंदर सिंह सुक्खू मैदान में है और बीजेपी ने विजय अग्निहोत्री को मैदान में उतारा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी, ये कहना है हमारे एक्सपर्ट का, चुनावी एक्सपर्ट डॉक्टर गणेश का। अब बात करते हैं ऊना जिले की और आपको डॉक्टर कुमार गणेश का विश्लेषण भी दिखा देते हैं। ऊना जिले जहां पर कुल आती हैं 5 सीटें, यहां पर बीजेपी मजबूत नजर आएगी, ये कहना है हमारे चुनावी एक्सपर्ट। बीजेपी 3 सीटों पर अपना दबदबा कायम रखेगी और कांग्रेस 2 सीटों पर। लेकिन ऊना में कौन कौन सी सीटें हैं, इन सीटों का विश्लेषण क्या कहता है, ये भी आप जान लीजिए। सबसे पहले चिंतपूर्णी की बात करेंगे, जहां पर कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। गगरेट में बीजेपी, हरौली में कांग्रेस, ऊना में बीजेपी और कुटलेहड़ में बीजेपी। अब सबसे पहले चिंतपूर्णी की बात करते हैं। यह है सीटवार विश्लेषण। सुरक्षित विधानसभा सीट है चिंतपूर्णी। साल 2017 में बीजेपी ने झंडा बुलंद किया था।
बीजेपी ने वर्तमान विधायक बलबीर सिंह चौधरी को मैदान में उतारा। सुदर्शन सिंह बबलू पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। इधर गगरेट में बीजेपी ने राजेश ठाकुर को मैदान में उतारा है। 2017 में भी राजेश ठाकुर ने ही जीत दर्ज की थी। कांग्रेस से चैतन्य शर्मा मैदान में ताल ठोक रहे हैं। यहां पर बीजेपी की स्थिति मजबूत बताई जाती है। अब हरोली की तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने यहां मुकेश अग्निहोत्री को मैदान में उतारा। पिछले 2 टर्म से विधायक हैं मुकेश अग्निहोत्री। बीजेपी ने राम कुमार पर भरोसा किया है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस में कड़े टक्कर की संभावना इस सीट पर नजर आती है। अब ऊना का हाल आप देखिए। इस सीट पर सतपाल बनाम सतपाल में मुकाबला है। कांग्रेस ने वर्तमान विधायक सतपाल रायजादा को मैदान में उतारा, तो बीजेपी ने सतपाल सिंह सत्ती पर भरोसा किया। बीजेपी उम्मीदवार के जीतने की संभावना हमारे चुनावी एक्सपर्ट के हिसाब से यहां ज्यादा नजर आती है। इसके साथ ही कुटलेहड़, यहां बीजेपी ने वीरेंद्र कंवर को मैदान में उतारा। साल 2017 में वीरेंद्र कंवर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। कांग्रेस ने देवेंद्र कुमार भुट्टो को टिकट दिया। बीजेपी का मजबूत गढ़ है कुटलेहड़। और आइए अब बात करते हैं गुजरात की, क्योंकि गुजरात में 1 दिसंबर को पहले चरण में और 5 दिसंबर को सेकेंड फेज में मतदान होना है और 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे। बीजेपी इस बार गुजरात में जीत का सिक्सर लगाने की तैयारी में है। 2 दशकों से भी ज्यादा समय से बीजेपी गुजरात की सत्ता पर काबिज है और एक बार फिर से बीजेपी इस सत्ता में आने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। और इसके लिए बीजेपी ने गुजरात कैंपेन की शुरुआत की है, अग्रेसर गुजरात कैंपेन। इस कैंपेन के तहत बीजेपी ने जनता से घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगे हैं और ये सुझाव 11 दिन में देना होगा। कैंपेन की शुरुआत करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने कहा कि सुझावों को स्कैन किया जाएगा, उन सुझावों को शामिल करने की कोशिश करेंगे जिन्हें हमारे घोषणा पत्र में जमीन पर लागू किया जा सकता है। तो वादा कर निभाता है तो वही ये काम कर सकता है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जो लोगों से पहले अपनी अपेक्षा मांगती है और उसको पूर्ण करने के लिए ताकत लगाती है। हम उनके वादे पूरे करेंगे, हम उनके संकल्प, उनकी जो इच्छा है, अपेक्षा पूर्ण करेंगे। ये हमारा वादा है, वो संकल्प पत्र में हम जरूर उसका उल्लेख करेंगे। और आइए अब आपको कुछ और विश्लेषण दिखा देते हैं, गुजरात के बनासकांठा का विश्लेषण। और ये विश्लेषण भी हमारे चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर कुमार गणेश ने भारत 24 के लिए किया है। यानी कि बनासकांठा जिला जिसके अंदर आती हैं कुल 9 सीटें, बीजेपी और कांग्रेस के बीच उनके हिसाब से कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। यानी कि बीजेपी के खाते में 4 सीटें और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आ सकती हैं, अन्य के पास 1 सीट। लेकिन बनासकांठा में कौन कौन सी सीटें हैं उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। वाव बीजेपी दिखाएगी दबदबा, थराद में बीजेपी, धानेरा में कांग्रेस, दांता में कांग्रेस, बड़गाम में अन्य, पालनपुर में बीजेपी, डीसा में बीजेपी, दियोदर में कांग्रेस और कांकरेज में भी कांग्रेस। आइए अब बात करते हैं वाव सीट की। यह है सीटवार विश्लेषण आपके सामने। वाव सीट साल 2017 में कांग्रेस की ठाकुर गेनी बेन नागाजी चुनी गई थी। बीजेपी विधायक शंकर भाई चौधरी को हराया था और इस बार बीजेपी को यह सीट मिलने की उम्मीद है। अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस के लिए यहां मुसीबत का सबब बनेगी। थराद की बात करते हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस में रोमांचक मुकाबला है। 2017 में यह सीट बीजेपी के खाते में गई थी। परबत भाई सावा भाई पटेल को यह जीत मिली थी। 3 बार विधायक रह चुके हैं परबत भाई। अब धानेरा की तस्वीर आप देखिए। साल 2017 में कांग्रेस के नथा भाई हेगोला भाई पटेल को जीत मिली थी। 2012 में भी यह सीट कांग्रेस के ही पास थी। जनता में गुस्सा हो सकता है बड़ा उलट थी। अब दांता की बात करेंगे, जहां कांग्रेस के दबदबे वाली सीट है। पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस को यहां जीत मिली है। 2017 में कांति भाई काला भाई खराड़ी को जीत मिली थी। अनुसूचित जनजाति का वोट प्रतिशत करीब 57% है यहां। अब बड़गाम की तस्वीर आप देखिए। साल 2017 में जिग्नेश कुमार मेवाड़ी निर्दलीय यहां से चुने गए थे। 2017 में बीजेपी उम्मीदवार चक्रवर्ती विजय कुमार हरका भाई की हार हुई थी। जिग्नेश मेवाड़ी बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। अब बात पालनपुर की करते हैं। कभी बीजेपी का गढ़ हुआ करती थी पालनपुर की सीट, लेकिन पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस को यहां जीत मिली। 2017 में महेश कुमार अमृतलाल पटेल को जीत मिली थी और इस बार कांग्रेस का विजय रथ रोकने के लिए बीजेपी की अच्छी तैयारी है। इस इलाके में डेयरी और सहकारी बैंकों के नेताओं का दबदबा दिखता है। अब डीसा की बात करेंगे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में यहां कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। साल 2017 में यह सीट बीजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी के शशिकांत महोबतराम पंड्या को जीत मिली थी।
इस इलाके में आदिवासी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, यानी कि आदिवासी यहां डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। अब दियोदर की बात करेंगे। 2017 के पहले तक यह सीट बीजेपी का गढ़ थी। पाटीदार आंदोलन का असर दिखने को मिला। 2017 में यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। कांग्रेस के शिवा भाई अमरा भाई भूरिया को यह जीत मिली थी। सिंचाई और पेयजल इलाके की सबसे बड़ी समस्या है। अब कांकरेज। 2017 में यह सीट बीजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी के कीर्ति सिंह, प्रभात सिंह बाघेला विजयी हुए थे और इस बार कांग्रेस इस सीट पर मजबूत टक्कर दे रही है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।